हाय एवरीवन, हाउ आर यू। चलो आज प्रोबेबिलिटी का अगला सेक्शन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमने लास्ट डे क्या देखा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को देखा था। उस वीडियो को अच्छे से देख ले, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आगे का पोर्शन आज हम कंटिन्यू करते हैं और उसपे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, टिपिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तुमको जो प्रैक्टिस शीट दी गई उसको प्रैक्टिस करना है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और जो भी क्वेश्चंस नहीं आते वो मुझे पूछने हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने ये देखा था कि अगर कोई एक इवेंट हो जाता है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग अनदर इवेंट। गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल ऑकर। ऐसे ही रहते ना सवाल इसमें, कंडीशन वाले, इफ देन वाले। इफ बी ऑकर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑकरिंग। तो इसका हमने कुछ ऐसे देखा था, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद आ रहा है? अरे इससे हमने ये कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी क्या है भाई, ये न्यूमरेटर ना, ये न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितनी आएगी, ऐसा हमने कहा था, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी मतलब बी हो गया तो ए होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इससे ना और भी कुछ हमको लॉजिक मिलता है कि अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं और ऊपर बी लिखूं तो यहाँ पे नीचे ए आएगा और ऊपर ए इंटरसेक्शन बी आएगा। क्या ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ऐसे हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, मतलब ये ऊपर आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा और यहाँ पे भी नीचे ए आएगा और ऊपर ये वाला बी आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के दो फॉर्मूले हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही ए की वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रही है, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार इंटरसेक्शन फ्लावर ऐसा ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ चिंटू एंड पिंटू। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर चिंटू मैंने ली ऑफ, नीचे चिंटू लो और ऊपर फ्लावर। सो दिस इज व्हाट इज इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला हमको मिला है यहाँ पे इंटरसेक्शन का। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे डिपेंडेंट रहते, देखो ध्यान से सुनो कैसे क्वेश्चंस डिपेंडेंट रहते हैं। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले मैं कुछ बेसिक और इस पे एक्सटेंड करूंगा। अगर मान लो यहां पे ऐसा हो कि तुमको सवाल पूछा जाए कि कार्ड्स है 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में अगर दो कार्ड को सक्सेसिवली ड्रॉ करें, टू कार्ड्स सक्सेसिवली ड्रॉन। देखो ये शब्द को सुनो, सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक, मतलब पहला कार्ड निकाला फिर दूसरा कार्ड निकाला, एक साथ दोनों कार्ड नहीं निकाले, साइमल्टेनियसली नहीं निकाले, पहला कार्ड निकाला फिर दूसरा कार्ड निकाला, सक्सेसिवली एक के बाद एक। अब इसमें दो सवाल रहते हैं, ऐसे सक्सेसिव वाले में दो सवाल रहते हैं जनरली, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम है। एक रहता विद रिप्लेसमेंट और एक रहता विदाउट रिप्लेसमेंट। और सक्सेसिवली की जगह साइमल्टेनियस रहा तो वो तो एकदम अलग ही प्रॉब्लम है, साइमल्टेनियस मतलब साथ में निकाले। तो अब देखो अगर उसने ऐसा बोला कि टू कार्ड सक्सेसिवली विड्रॉन और उसमें तुमको पहले वो पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज एस एंड, ये एंड मतलब इंटरसेक्शन पे था, बात याद रखे इंटरसेक्शन, एंड सेकंड कार्ड इज किंग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, two cards are successively drawn from the pack of 52 cards such that first card drawn is ace and second card is king। अच्छा, इस एस के निकलने के इवेंट को अगर मैं ए पकड़ा, किंग के इवेंट को बी पकड़ा, तो
तो ये ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, पी ए एंड बी। तो जो पहले ए आ रहा, पहले एस आ रहा, फर्स्ट एस आ रहा, तो क्या कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे पी ऑफ ए। अच्छा, पहला एस आने के बाद सेकंड वाला क्या आ रहा, किंग आ रहा। तो क्या एस आने के बाद दूसरा वाला किंग आ रहा, मतलब ये कंडीशनल हो गया। गिवन दैट फर्स्ट इज एस, सेकंड इज किंग। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं जो अभी हमने सीखा ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या आएगी, थोड़ा गेस करो भाई। जब हम एस निकाल रहे कितने कार्ड में से, 52 कार्ड में से, तो 52 में से एक सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब नीचे आएगा 52 C1 मतलब 52, और एस आ रहा मतलब एस कितने रहते बताओ, एस मतलब एक का 4 के रहते, तो वो जो एक कार्ड हम निकाल रहे हैं वो 4 में से निकाल रहे हैं, तो ये बन गया 4C1 मतलब 4। तो ये हो गया P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई। अब इस सवाल में ना ये और एक चीज पूछता, जैसे मैंने बताया था विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। जब तुम सेकंड कार्ड निकाल रहे हो, सेकंड कार्ड जब निकाल रहे हो तो पहला कार्ड तुमने ऑलरेडी 52 के पैक में रख दिया है, नहीं रखा, तो पहले देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब हमने जो पहला कार्ड एस निकला, जो भी निकला है उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, मतलब अब हमारे पास कितने कार्ड बचे बताओ, 51 कार्ड बचे, 51 कार्ड बचे। तो अब जो अगला कार्ड हम निकालने वाले हैं सेकंड वाला, तो वो 52 में से नहीं निकलने वाला है, कितने में से निकलने वाला है, 51 में से। तो 51C1 हमारे पास अब अगला कार्ड निकलने के लिए ऑप्शन है 51। निकल रहा है बताओ, उसमें से क्या निकल रहा है, बी किंग, किंग निकल रहा है। तो किंग के ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, क्या किंग के 4 ऑप्शंस है, यस, इसको लिख देंगे 4/51। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको हम लिख सकते हैं इसे 4 13, तो ऊपर आ रहा 4/13 इंटू 51। अब देखो इसी सवाल में अगर हमको ऐसा पूछे कि विदाउट रिप्लेसमेंट का विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट कि 52 कार्ड के पैक में से तुमने 2 कार्ड एक साथ नहीं निकाले, हाथ डाला और 2 कार्ड निकाले, ऐसा नहीं है, पहला एक निकाला फिर बाद में दूसरा एक निकाला, 1 बाय 1 सक्सेसिवली, और उसमें फर्स्ट कार्ड तुम्हारा क्या है एस और सेकंड कार्ड क्या है किंग। विदाउट रिप्लेसमेंट का सॉल्व किया तो ये आंसर हमको मिल गया था। अब विथ रिप्लेसमेंट का देखेंगे, मतलब पहला कार्ड जो तुमने निकाला था वो डाल दिया दूसरा निकालने के पहले, मतलब अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये पहला कार्ड निकालते हो तो 4/52 पहले के जैसा ही आएगा, बट दूसरा कार्ड निकालते हो क्या हमारे पास अब टोटल 51 कार्ड है या 52, 52, तो यहाँ पे लिख देंगे 52, और कितने एस है 4, तो 52 में से कोई एक निकाले तो एन ऑफ एस बन जाएगा इसका, और कार्ड्स कितने 4, तो यहाँ पे 4C1, तो ऊपर आएगा 4, तो 4/52 4/52 मतलब 1/13 1/13, इसका आंसर आएगा 1/69। तो देखो 2 कार्ड निकाल रहे हैं, उसके 3 टाइप के प्रॉब्लम हो रहे हैं। कौन से 3 टाइप के प्रॉब्लम, एक है साइमल्टेनियस, और दूसरा प्रॉब्लम है सक्सेसिवली के, और सक्सेसिवली में 2 केसेस, विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट करते वक्त पहला कार्ड जो निकाला वो डाला नहीं जाता, तो वहां पे अब ऑप्शंस कम हो जाते। विथ रिप्लेसमेंट में पहला जो कार्ड निकाला वो डाला जाता, और वहां पे फिर ऑप्शंस बढ़ जाते, मतलब कम नहीं होते, जितने रहते उतने रहते, 52 के 51 नहीं हुए, है ना। मतलब साइमल्टेनियसली क्या होगा, यही प्रॉब्लम है। अगर मैं ये सक्सेसिवली को हटा दूं और साइमल्टेनियसली करूं, साइमल्टेनियसली 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 ध्यान दो, साइमल्टेनियसली, तो अब क्या होगा देखो, साइमल्टेनियसली मतलब दोनों कार्ड एक साथ निकाल रहे, एट अ टाइम निकाल रहे, तो पहला क्या आ रहा दूसरा क्या आ रहा, ये तो सवाल ही नहीं, दोनों एक साथ आ गए, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों कार्ड साथ में निकाले और उसने बोला कि फर्स्ट कार्ड इज वन कार्ड इज एस एंड अनदर कार्ड इज किंग, वन कार्ड इज एस एंड अनदर कार्ड इज किंग, तो भाई कैसे करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना वो तो बहुत आसान है, उसको हमने पहले ही सीखा। तो उसमें हम क्या करते, 52 में से हम 2 कार्ड सिलेक्ट कर रहे तो नीचे आएगा 52C2, अब 1 कार्ड इज एस मतलब टोटल 4 एस है, 4 एस रहते है ना, ब्लैक के 2 एस रहते, ब्लैक के 2 एक के रहते और रेड के 2 एक के, तो टोटल 4 में से एक का आ गया होगा, और बचे वाले 4 किंग में से एक किंग, 4C1 4C1 ऐसा ऊपर ले लेते।
ये आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। तो साइमल्टेनियसली का तो बड़ा आसान है, सवाल है सिर्फ किसका, सक्सेसिवली का। और सक्सेसिवली में भी कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे, दो टाइप के। एक है फर्स्ट कार्ड इज एस, सेकंड इज किंग। अब इसमें ऐसा भी हो सकता फर्स्ट इज किंग सेकंड इज एस, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें ऐसा सवाल पूछा जाता है, 2 कार्ड सक्सेसिवली ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, और उसमें ऐसा दिया जाता कि 1 इज फर्स्ट थिंग, 1 कार्ड इज एस एंड अदर कार्ड इज किंग। अब मुझे ये बताओ, 1 कार्ड इज एस एंड अदर कार्ड इज किंग एंड सक्सेसफुली ड्रॉन, मतलब एक के बाद एक 2 कार्ड निकाले, मतलब एट अ टाइम दोनों ने निकाले, 1 कार्ड इज एस अदर इज किंग, तो इसका क्या सीन होगा भाई, कौन पहले आ रहा होगा, तो हमको पता नहीं। तो ये टाइम पे हमको क्या करना पड़ता, ऐसे सॉल्व करना पड़ता कि भाई पहला एस है और बी बाय एक प्रोबेबिलिटी, प्लस अगर पहला कार्ड किंग है पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ क्या आएगा, ए बाय बी। पहला एस है दूसरा किंग है, पहला किंग है दूसरा एस है, क्योंकि एक कार्ड एस है दूसरा कार्ड किंग है, कौन पहले है कौन बाद में है ये नहीं पता। पिछले वाले सवाल में दिया था फर्स्ट कार्ड एस सेकंड कार्ड किंग, बट इसमें तो दिया नहीं एस है, तो हमको क्या करना पड़ता, एक केस ऐसी लेना पड़ती कि पहला एस है दूसरा किंग है, और दूसरी केस ऐसी लेना पड़ती जिसमें पहला किंग है दूसरा एस है, और ये दो प्रोबेबिलिटी एडिशन करो, क्या हो जाएगी थोड़ा गेस करो। पहला एस है मतलब 4/52 विदाउट रिप्लेसमेंट है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड बचते 51 और दूसरा किंग आ रहा मतलब 4/51, प्लस यहाँ पे पहला किंग है तो 4/52 में से पहला किंग निकल गया, इनटू अब किंग निकलने के बाद एस निकल रहा, तो अब हमारे पास कार्ड 51 है, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम किसके लिए, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। और ऊपर क्या है, अब एस निकल रहा है तो 4 एस में से एक एस 4C1 से 4 हो जाएगा। तो ये सबको सॉल्व करें तो जो आंसर आता है वो हमारा आंसर होगा इन सवालों के लिए। इसमें विद रिप्लेसमेंट होगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे 51 का 52 ही होगा, और यहाँ पे भी 51 का 52 होगा, और जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन से वो हमारा आंसर होगा। तो ये बात बहुत अच्छे से समझे कि इसमें ये कार्ड्स के या ये जो सक्सेसिवली का खेल क्या है, साइमल्टेनियसली का खेल क्या है, साइमल्टेनियसली के खेल के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। एक बार फिर से वीडियो देख लो पूरा यहाँ तक, ये जितना अच्छे से समझाना तो क्वेश्चन का हमको डाउट नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मिस्टेक यहीं पे होते हैं, ये जो गेम है सक्सेसिवली का और साइमल्टेनियसली का, ये क्लियरली समझ में नहीं आता। अगर ये क्लियर हो गया तो इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत इजी जाते हैं, तो याद रखेंगे। तो सक्सेसिवली में इस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ता है। सक्सेसिवली में भी 2 केसेस, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। क्लियर? तो भाई ऐसे आप क्वेश्चन शीट्स में बहुत सारे रहते हैं, उनको कंप्लीट करें और जो जो क्वेश्चन नहीं आते वो पूछें। देखते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला क्या आया था, P ऑफ A इंटू P ऑफ नीचे A ऊपर B, ऐसा आया था, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। या फिर यहाँ पे B लिखे तो यहाँ पे B और ऊपर A, इसका क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है देखो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब A की प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी, फिर यहाँ पे नीचे क्योंकि A हो गया है तो नीचे A आया और ऊपर B की प्रोबेबिलिटी निकल रही। अगर मैं यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लूं तो क्या होगा देखो जरा। चलो इसमें क्या करेंगे, पहले A हो रहा है मान लेंगे तो P ऑफ A आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, A तो हो गया, A हो गया तो A को नीचे ले लेंगे। अब कौन हो रहा है, B, A के बाद कौन हो रहा है B, तो A होने के बाद B की प्रोबेबिलिटी इनटू, अब क्या करेंगे, अब कौन कौन हुए, A हुआ था तो नीचे आया, नीचे A आने के बाद B की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। अब ये बताओ, अब अगर हम पिछले देखें तो कौन कौन हुआ, यहाँ पे A हुआ और ये B भी हो गया, मतलब A भी हो गया B भी हो गया, तो अब नीचे ले लेंगे A एंड B बोथ हैज ऑकर्ड, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B को कभी कभी कई बुक्स में कई जगह सिर्फ AB से भी रिप्रेजेंट किया गया, AB,
तो अब किसकी बारी है बताओ होने की? सी की। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यस, अगर सब में पहले ए हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ, बाद में बी हो रहा है, फिर अब ए और बी हो गए तो नीचे ए बी और ऊपर सी की प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसा होगा तो गेस कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सब में पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए हो गया इसलिए प्रोबेबिलिटी ए नीचे और ऊपर बी की प्रोबेबिलिटी। पिछले वाले में ए और बी हो गए तो नीचे आएगा ए बी, अब सी की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ गेस करो क्या क्या हुआ? ए हुआ, ए की प्रोबेबिलिटी निकली। नीचे ए के नीचे कुछ क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी, ए होते वक्त कोई कंडीशन नहीं थी। फिर बी होते वक्त ए हो गया था, इसलिए ए होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी होने के बाद सी की प्रोबेबिलिटी। अब कौन कौन हो गए? ए बी और सी तीनों हो गए, तो यहाँ पे नीचे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, और ऊपर क्या आएगा? डी। तो ये एक फॉर्मूला भाई याद रखिए कैसे हो रहा है, इसमें भी कई बार सवाल आते हैं, याद रखेंगे इस बात को। ठीक, चलो अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। सी देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है क्वेश्चन? E इक्वल टू E1 E2 E3 E4 E5। इसका मतलब ये है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5 हो रहा है, इसका मतलब E मतलब। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दी उसने 95/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय E1 दी 94/99, मतलब E1 हुआ तो E2 होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय E1 E2 मतलब E1 और E2 दोनों हो गए तो E3 की प्रोबेबिलिटी 93/98। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 बाय E1 E2 E3 मतलब E1 E2 E3 तीनों हो गए तो E4 होने की प्रोबेबिलिटी। और क्या दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 E3 E4 अगर हो गए तो E5 होने की प्रोबेबिलिटी 91/96 दी। अब देखो उसने पूछा P ऑफ E, चलो P ऑफ E, तो भाई P ऑफ E को मैं ऐसे लिख सकता क्या? P ऑफ E1 E2 या फिर E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5, है ना? अब देखो इसने क्या क्या दिया क्वेश्चन में, इसकी इंटरसेक्शन पूछी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया क्वेश्चन में, देखो तो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हुआ तो E2 की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 हो गए तो E3 की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 हो गए तो E4 की प्रोबेबिलिटी इनटू, अब पिछले कौन कौन हो गए? E1 हुआ तो E2 हुआ, E1 E2 हुए तो E3 हुआ, E1 E2 E3 हुए तो E4 हुआ। अब E1 E2 E3 E4, E1 E2 E3 E4 ये सारे हुए तो E5, ऐसे लिख सकते क्या? P ऑफ इस E मतलब ये सबके इंटरसेक्शन E1 E2 E3 E4 E5। तो क्या यहाँ पे अब सिर्फ वैल्यूज डालने हैं? E1 की प्रोबेबिलिटी क्या दी? देखो इसने E1 की प्रोबेबिलिटी दी 95/100 इंटू E1 बाय E2 बाय E1 की 94/99। E1 E2 हुआ तो E3 होने की प्रोबेबिलिटी 93/98 इंटू E1 E2 E3 हुआ तो E4 होने की प्रोबेबिलिटी 92/97, और लास्ट में E1 E2 E3 होने के बाद E4 होने की E1 E2 E3 E4 होने के बाद E5 होने की प्रोबेबिलिटी 91/96। जरा देखिए अब ध्यान से कौन से ऑप्शन में है ऐसा? 91/96 इंटू 92/97 93/98 94/99 एंड 95/98 बी में है, हो गया बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसका देखो कैसे सॉल्व किया, पिछले जो कंडीशनल थी प्रोबेबिलिटी उसी से ये आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
It is given that the events A and B are such that P of A is 1 by 4, P of A by B is 1 by 2, P of B by A is 2 by 3. Then P of B is how much? वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? देखो P of A दिया, सी P of A दिया तुमको, क्या दिया? P of A मैं लिखता हूँ यहाँ पे, P of A दिया 1 by 4, P of A by B अगर B हुआ तो A होने की प्रोबेबिलिटी भी उसने दी 1 by 2, P of B by A भी दिया इसने, P of B by A वो दिया 2 by 3। ध्यान दो, ध्यान, P of B by A को हम लिख सकते क्या? P of A इंटरसेक्शन B by P of A लिख सकते हैं इक्वल टू 2 by 3। तो P of A इंटरसेक्शन B हमको मिल जाएगा क्या? 2 by 3 इंटू P of A, 2 by 3 इंटू P of A तो हमारे पास है 1 by 4, कितना हो रहा है? 1 by 6, 1 by 6। तो P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमको मिल गई। पर इसने ना हमको पूछा P of B, ध्यान दो, P of B, P of B कैसे निकाले? इससे निकल सकता क्या P of B? देखो P of A इंटरसेक्शन B इसने हमको दिया 1 by 2, इसको हम लिख सकते हैं P of ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे P of B इक्वल टू 1 by 2। अब P of A इंटरसेक्शन B हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे मिला हमको, है ना? P of A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 by 6 डिवाइडेड बाय P of B इक्वल टू 1 by 2। तो यहाँ पे ध्यान दो, P of B कितना आएगा? P of B को अगर उधर लूं तो 1 by 2 नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ रहा 1 by 6 by 1 by 2, मतलब 2 by 6, मतलब ये हो रहा 1 by 3। कौन से ऑप्शन में 1 by 3? सेकंड ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? सेकंड। ओके, वेल अगला क्वेश्चन तुम देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये AIEEE में आया वाला सवाल है। पिछला सवाल भी AIEEE में आया था। क्वेश्चन देखो क्या है, 3 numbers are chosen at random without replacement. 3 numbers are chosen at random without replacement from 1 2 3 4 5 6 7 8. The probability of their minimum is 3. रैंडम में 3 का रैंडमली निकाले, ऐसा उसने बोला नहीं कि सक्सेसिवली या साइमल्टेनियसली, तो हम इसको साइमल्टेनियसली एक साथ निकाले ऐसे कंसीडर करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर मिनिमम इज 3, तीनों कार्ड निकाले, उसमें से कम कितना नंबर है? 3, मतलब उसमें 1 और 2 है ही नहीं। गिवन दैट देयर मैक्सिमम इज 6, लेकिन ये दिया गया कि ये दिया गया गिवन दैट, मतलब एक नंबर जो मैक्सिमम है वो 6 है। अगर मैक्सिमम नंबर 6 है तो मिनिमम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा पूछ रहा है। मैक्सिमम 6, क्या ये इफ देन वाला सवाल है? ऑफ कोर्स। तो भाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सवाल हो गया, इफ देन वाला सवाल। इसमें ना इसने मिनिमम 3 कब आएगा? चलो हम मिनिमम 3 को इवेंट ए पकड़े और बी पकड़ेंगे मैक्सिमम 6 को। इसने क्या पूछा? अगर मैक्सिमम 6 है तो ए आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कंडीशन बी है तो ए होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास? ध्यान दो, टोटल कार्ड है 1 2 3 4 8 कार्ड है, और 8 में से हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं? 3, मतलब हर बार हम 3 सिलेक्ट करने वाले। तो एन ऑफ एस हो गया 8C3, है ना? 8C3 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एन ऑफ एस 8C3 हो जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले, P of B कैसे निकाले? तो भाई इसमें P of B में ये तो एन ऑफ एस आ जाएगा, 8C3 नीचे आएगा, 8C3 ऊपर क्या आएगा बताओ? मैक्सिमम नंबर 6 है, मतलब वो 3 कार्ड में मैक्सिमम 1 6 तो है ही, तो बचे वाला जो तुमको सिलेक्ट करना है मैक्सिमम 6 है, तो बचे वाले जो 2 कार्ड है वो तुम 7 और 8 में से नहीं ले सकते। एक नंबर तो 6 आ गया, तो बचे वाले 2 कार्ड क्या है? 1 से लेके 5 में के होने चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए बचे वाले 2 कार्ड 5C2, 5 में से 2 सिलेक्ट होने चाहिए। तो ये बन गया P of B। अब रही बात A इंटरसेक्शन B की, A इंटरसेक्शन B की मतलब मैक्सिमम तो 6 है ही है, 6 है ही है, मतलब ये 8 कार्ड में से 6 का छठा कार्ड मैक्सिमम, मतलब 7 और 8 तो है ही नहीं। अब वो 1 2 3 4 5 6 में से एक कार्ड तो 6 है, मतलब अब बचे सिर्फ 5 कार्ड। अब वो 5 कार्ड में से मिनिमम 3 है, मतलब एक कार्ड भी 3 है, फिक्स हो गया, और 1 और 2 तो हो नहीं सकते, मतलब एक कार्ड 6 है वो तो फिक्स हो गया। इंटरसेक्शन B है ना, मतलब B मतलब मैक्सिमम 6 होना चाहिए, तो एक कार्ड फिक्स हो गया 6 है।
ए मतलब मिनिमम 3 है तो एक कार्ड 3 है, वो भी फिक्स हो गया। तो अब सिर्फ एक कार्ड तुमको सिलेक्ट करना है 3 में से। क्या वो एक कार्ड हम 1 और 2 में से ले सकते? नहीं, क्योंकि मिनिमम 3 नहीं होगा, 1 और 2 सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्या वो कार्ड हम 7 और 8 में से ले सकते? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना है? 8 है, 6 है, तो हम 7 और 8 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिलेक्शन के ऑप्शन क्या है? 3 से ऊपर और 6 से नीचे। मतलब क्या क्या है बताओ? 3 से ऊपर 4, 5, 6 नहीं ले सकते। क्या? 2 ही ऑप्शन है। हमारे पास ऊपर है सिर्फ 2 ही ऑप्शन और नीचे है कोई भी 3 कार्ड। 8C3 है ना पेस्ट, तो ये होगी P ऑफ A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी। 8C3 कैंसिल हो गया। ये बताओ ये क्या आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाय 5C2। 5C2 कितना आता भाई? 5 4 जा 20 by 2 10, तो ये बन गया 1/5। दैट्स इट, ये बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी। वेल, तो ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट थे जो हमने सीखा। अब ना आगे हम देखते हैं न्यू कंसेप्ट, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी अब इसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं देखो। मान लो तुम दे रहे हो सीटी एग्जाम। सीटी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आने को हम बोल रहे आर। अच्छा, अब तुमको ये कहा गया कि भाई रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या रिजल्ट अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, या टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसमें तुमको और ऐसी चीजें देते कि इस रिजल्ट बनने के लिए तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी वो तुमको दे देते, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी वो तुमको दे देते, मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी वो तुमको दे देते। ये तीनों चीजें देते, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसा कुछ तो दे देते हम तो। फिर तुमको ये भी देते कि अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आए तो रिजल्ट अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वैल्यू भी देते। और फिर ये भी कहते कि केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए तो रिजल्ट अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और फिर ये भी देते कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए तो रिजल्ट अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी देते। और तुमको फाइनली पूछते कि ये बताओ, अब मान लो ये है 0.1, 0.2, 0.3 और ये है 0.3, 0.2, 0.1, तीनों की वैल्यू दे दी, 6 वैल्यूज हमको दे दिए। अब तुमको ये सवाल पूछते कि ये बताओ भाई कि स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये है रिजल्ट बिना किसी कंडीशन के ना। फिजिक्स, ये रिजल्ट जो है वो फिजिक्स में अच्छा रिजल्ट आया तो रिजल्ट अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है। केमिस्ट्री में अच्छा रिजल्ट आया तो रिजल्ट अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है। मैथ में अच्छा रिजल्ट आया तो टोटल रिजल्ट अच्छा आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी का केमिस्ट्री में रिजल्ट अच्छा आया बट रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो रिजल्ट अच्छा आ गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा वो पूछ रहा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? P ऑफ P और इंटू P ऑफ 5P प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। फिजिक्स वाले का कहानी खत्म। अब केमिस्ट्री वाले की P ऑफ C इंटू P ऑफ R बाय C, और लास्ट में P ऑफ M इंटू P ऑफ R बाय R। ये दोनों का प्रोडक्ट करो और एडिशन करो तो तुमको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ओवरऑल रिजल्ट अच्छे आएंगे बिना किसी कंडीशन के, और इसी को कहा गया टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे और तुमको अगर सपोज रिसेंटली में ऐसा सवाल पूछो कि भाई कोरोना के सिम्टम्स क्या क्या है, कफ है ना, फिर है सिम्टम्स के नाम दे देता हूँ। चलो, ए मतलब जुकाम ले लेंगे, बी मतलब बुखार ले लेंगे, सी मतलब कफ ले लेंगे। ये 3 सिम्टम्स है मान लो कोरोना के। तो किसी को ऐसा हो सकता है ना कि जुकाम है मगर कोरोना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है किसी को बुखार है मगर कोरोना नहीं है, या बुखार रह के भी कोरोना हो सकता, नहीं रह के भी हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब जुकाम होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब बुखार होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब कफ खांसी होने की प्रोबेबिलिटी,
अब तुमको ये भी कहा गया है कि जुकाम हुई तो कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी, कोरोना को क्या बोलेंगे हम, डिसीज, डी। ए हुआ तो डी होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब जुकाम आई तो कोरोना रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी दिया उसने। फिर तुमको बी हुआ मतलब बुखार आई तो डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी दे दिया। और लास्ट में कफ हुआ तो डिसीज, मतलब डिसीज किसको कहे, कोरोना को, ये भी दिया। ये 6 चीजें दी। अब ये तुमको फाइनली पूछा ये बताओ कि उसको कोरोना हो गया, कोरोना डिसीज हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब उसने कोई कंडीशन नहीं दी, ये 6 चीजें तुमको दी, 1 2 3 4 5 6। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी है बिना किसी कंडीशन के? हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। अब लिखो P ऑफ A, P ऑफ D by A, P of B, P of D by B, P of C, P of D by C। ये सबकी एडिशन कर दो, दोनों का प्रोडक्ट करके एडिशन कर दो, तो तुमको फाइनली जो मिलेगा वो होगा डिसीज, कोरोना डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी तुमको मिल जाएगी। इसी को कहा गया टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। कैसे समझने का इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो भाई 2-3 चीजें दी जाती है उनकी प्रोबेबिलिटी, और वो 2-3 चीजें हुई तो कुछ होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे ए हुआ तो डी होने की प्रोबेबिलिटी, बी हुआ तो डी होने की, सी हुआ तो डी होने की, ऐसा कुछ दिया जाता। कभी जुकाम बुखार होंगे, कभी एबीसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट होंगे, ऐसा कुछ होंगे। और फाइनली इस ऊपर आने वाले डी की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, ऊपर आने वाले डी की प्रोबेबिलिटी, और वो कंडीशन को ही डालते ही नहीं, मतलब बिना कंडीशन के, मतलब सारे कंडीशंस हो भी सकते नहीं भी हो सकते, कोई भी कंडीशन हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसी को कहा गया टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये इस तरीके से आता है। ये फॉर्मूला तब सही है जब ये ए बी सी इवेंट है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव रहते हैं, तब ये सही है। ए बी सी क्या होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। अब एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इस चैप्टर। तो ये एक बात याद रख ले। अब इसके बाद ना एक मैं क्वेश्चन तुमको होमवर्क में देता हूं, ट्राई करो, बड़ा अच्छा सवाल है, काफी पॉपुलर सवाल है प्रोबेबिलिटी का, काफी एग्जाम्स में इसको पूछा गया। क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, मैं पढ़ के बताता हूं तुमको क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है, ईच कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जेईई लेवल को टच करता हुआ। ईच कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 is determined by throwing an ordinary die. The probability that the equation has non-real complex roots is how much? उसके ऑप्शंस दिए, ए ऑप्शन 173/216, और इसका सही आंसर ए ही है। तो ट्राई करके देखे, नहीं जमना है तो मुझे पूछे, मैं सॉल्व करके बताता हूँ बात, ठीक है। वेल, स्टॉप हियर, सी यू, बाय।